ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज जो हम विषय लेने वाले हैं वो है नशा। नशे का इतना आकर्षण क्यों है? सोचो, हर व्यक्ति सोचे इस बात को कि नशे का इतना आकर्षण क्यों है। आज इस मुद्दे को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। चारों तरफ एक ही खबर है, नशा नशा नशा, ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स। और अभी कुछ दिनों बाद ये शांत हो जाएगा, फिर सब लोग भूल जाएंगे इस नशे को। जो आज याद कर रहे हैं, जो आज शोर मचा रहे हैं, वो सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन असली जो बात है वो ये है कि नशे का इतना आकर्षण क्यों है, ये हर व्यक्ति को सोचना होगा। और मैं आपसे कह दूं, हर व्यक्ति यहां नशा लेता है। ये बात बहुत अटपटी लगेगी, लेकिन बात सत्य है। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में हर व्यक्ति नशा लेता है। जैसे अन्न का भी अपना एक नशा है। जो लोग सीधे सीधे अल्कोहल, शराब या इस तरह के नशे के कोई पदार्थों का सेवन नहीं करते, वो भी जो अन्न है, जो फल है, जो और आपकी खाद्य सामग्री है, उसके माध्यम से हम नशा ही लेते हैं। शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत गहराई में अगर सोचोगे तो वहीं से नशा आता है। ये बात अलग है कि वहाँ उसकी मात्रा बहुत कम होती है, और जो सीधे सीधे नशा लिया जाता है वहाँ उसकी मात्रा अधिक होती है। तो आज सुशांत सिंह पे काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही है नशे को लेकर। कोई कहता है वो नशे का आदी था, कोई कहता है वो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती ने उसको आदत डाल दी, कोई कह रहा है कि उनके कनेक्शन ड्रग माफियाओं से थे। अब धीरे धीरे जो और लोग भी ड्रग्स का सेवन करते थे उनके नाम सामने आ रहे हैं, जो लोग ड्रग्स सप्लाई करते थे उनके नाम सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों के आ जाएंगे और कुछ लोगों के छुपे रहेंगे। उस छुपे रहने का कारण कुछ भी हो सकता है। तो बात ये नहीं है, अगर उघाड़ना चाहोगे तो धीरे 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 करके भारत का लगभग 80-90% जो वर्ग है, हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर दूसरे धर्मों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये 90% तक जाएगा। ये 90% लोग किसी ना किसी रूप में नशा लेते हैं। शराब के रूप में लें, या जो वो बताया जा रहा है गांजा, चरस, भांग, धतूरा। शराब में भी देसी शराब, अंग्रेजी शराब, फिर उसमें बहुत सारे अलग अलग नाम। कोई विस्की है, विस्की में भी फिर कोई स्कॉच है, कोई ब्रांडी है, कोई रम है, कोई पता नहीं देसी शराब है, कुछ फिर अंग्रेजी शराब हैं। तो ये आज से तो शुरू नहीं हुआ, ये नशे का खेल बहुत पुराना चल रहा है। हाँ, नशे के रूप बदलते हैं, और अगर बहुत गहराई में जाओगे तो इस प्रकृति के 3 रूप हैं। एक तामसिक है, एक राजसिक है, एक सात्विक है। और जितना भी आपका जीवन है, जितना भी आपका भोज्य पदार्थ हैं, भोजन सामग्री है,
वो तीन ही तत्वों में बटा हुआ है। तामसिक भोजन है, राजसिक भोजन है और सात्विक भोजन है। और ये हर चीज बढ़ती चली जाएगी तीन में। तीन ही तरह के लोग हैं, तामसिक लोग हैं, राजसिक लोग हैं और सात्विक लोग हैं। तीन तरह का भोजन है, तीन तरह का इस ब्रह्मांड में वातावरण है। तामसिक लोग किस तरीके से रहते हैं उनका रहन सहन देख लेना आप, राजसिक लोग किस तरीके से रहते हैं उनका रहन सहन देख लेना। यानी कि जहाँ तामसिक लोग रहते हैं वहाँ तमस अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वो जगह उनको बहुत पसंद आएगी। जहाँ रजस तत्व प्रधान होता है तो राजसिक लोगों को वही स्थान पसंद आएगा रहने के लिए। और जहाँ सात्विकता ज़्यादा होती है, सत्व ज़्यादा होता है, तो सात्विक व्यक्ति वहीं रहना पसंद करता है। इसलिए जो भी साधु संत हैं वो धीरे 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 उनका भीतर का सत्व बढ़ता रहता है, सात्विकता बढ़ती जाती है। और प्रकृति में जहाँ जहाँ सात्विकता है वो उस तरफ अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे कारण बनते हैं, ऐसे योग बनते हैं कि वो वहाँ उनका वास हो जाता है। तो अगर तीन में बांट के देखोगे तो फिर हर व्यक्ति यहाँ नशा लेता है। और इसके कारण हैं, विज्ञान का मुझे नहीं पता लेकिन अध्यात्म का पता है। इसके कारण है कि जो हमारा शरीर है वो चलता है तमस से, और शरीर को जो ताकत मिलती है वो मिलती है तमस से। और जो तमस मिलता है वो मिलता है भोजन से, जिसको हम ताकत कहते हैं। कहीं ना कहीं वो तमस भी है, इसलिए उसका सेवन ज़्यादा है। जिन जिन पदार्थों से तमस बढ़ेगा, तमस मिलेगा, उनका फिर वो भोजन करने लगते हैं। ऐसे ही जो राजसिक लोग हैं, जिस जिस भोजन से, जिस जिस स्रोत से उनका राजसिक तत्व बढ़ेगा वो उसको पसंद करेंगे। और ऐसे ही फिर सात्विक लोग हैं, जिस जिस पदार्थ से, जिस जिस भोजन सामग्री से या जिस जिस स्रोत से, सोर्स से उनका सात्विकता बढ़ती है वो उसकी तरफ चले जाएंगे। तो बहुत गहरी बात है, नशे का इतना आकर्षण क्यों है। तो ये तो हुआ इसका भौतिक पक्ष। तीन तत्वों में पूरी प्रकृति बटी हुई है, तीन ही प्रकार की यहाँ लिविंग है, जो जीवन शैली है वो तीन प्रकार की है। और इस तीन को, जो ये तीन कैटेगरी हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, इसकी कितनी भी व्याख्या कर लो फिर भी लगेगा कि अभी अधूरा है। तो अब इसका देखते हैं आध्यात्मिक पक्ष। जो तामसिक व्यक्ति है वो नशा लेने के बाद गहरी मूर्छा में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है। ये उसका आनंद है, यही उसका सुख है। वो सब दिन भर के दुख, दर्द, तकलीफें जितना दिन भर झेला है उसको भूल जाता है, और सुबह फिर एक नई उम्मीद के साथ वो अपना कार्य करता है। लेकिन वो तमस में जी रहा है, इसलिए विकास बहुत धीरे 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 होता है, शनै शनै, तेजी से नहीं होता। तो तामसिक व्यक्ति के लिए नशा जो है वो नींद है, बेहोशी है। बेहोशी में भी व्यक्ति शांत हो जाता है और होश में भी शांत हो जाता है। होश की डगर थोड़ा कठिन है, साधना से गुजरना है, और धीरे 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 तमस से रजस और रजस से सत्व में प्रवेश होता है। लेकिन आसान यही है कि बस शाम को आप, या दिन में, या सुबह सुबह, जब भी, कई लोगों को मैं सुनता हूं कि सुबह ही नशा लेने लगते हैं और पूरा दिन लेते हैं और रात को भी नशे में ही सो जाते हैं। तो ये बहुत तमस की जो एक नीचे से निचली स्थिति है, एज लाइक बस एनिमल, पशु से थोड़े से ही ऊपर हैं ये लोग।
तो तामसिक व्यक्ति नशे का उपयोग करता है नींद के रूप में। उसको भी शांति ही चाहिए, उसको भी कुछ लोग ध्यान बोल देते हैं कि ये ध्यान की अवस्था है, और कहीं ना कहीं बात ठीक है, ये जड़ समाधि है, या ये कहें कि ये जड़ ध्यान है, तो जड़ समाधि की अवस्था है ये। तो नशे वाला व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। जो नशा नहीं लेते 1-8% लोग, तो उन्हें शरीर की पीड़ाएं सोने नहीं देती, मानसिक तकलीफें उनको सोने नहीं देती, और वो रात को भी परेशान रहते हैं और दिन में भी डिस्टर्ब रहते हैं। और ये लोग जो गहरी मूर्छा में चले जाते हैं, सुबह फिर ये ऐसे इनकी शुरुआत होती है जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं है, ये अपने अतीत को भूल जाते हैं, रात गई बात गई। और जो राजसिक लोग हैं वो जब नशे का उपयोग करते हैं तो उनकी जो प्लानिंग है, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप, बिजनेस हाउस पार्टियां करते हैं और वहां शराब परोसी जाती है। शराब राजसिक है। मुझे लगता है ये सरकार हमारी बहुत समझदार लोग हैं जिन्होंने देसी शराब और अंग्रेजी शराब, यानी कि देसी शराब जो बिल्कुल अभी चेतना का निम्न स्तर है, तामसिक लेवल पे है, वो अभी सोचता ही नहीं है बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी मंजिलें, बिल्डिंग वाली और बड़ी बड़ी कारें, अच्छा लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल, उनके हिसाब से तो ये नरक है। और जो राजसिक लोग हैं उनके हिसाब से जहाँ तामसिक लोग रहते हैं गाँव में, देहात में, और उससे भी नीचे जो चेतना का स्तर है झुग्गी झोपड़ियों में, उनको लगता है कि ये बेचारे, और उन्हें लगता है कि ये बेचारे, यानी कि तामसिक व्यक्ति राजसिक को बोलता है कि ये बेचारे, और राजसिक व्यक्ति तामसिक को देख के कहता है कि ये बेचारे। लेकिन चेतना के स्तर की बात है। तो राजसिक व्यक्ति जब भी नशे का उपयोग करता है वो अब और ज़्यादा ग्रोथ करता है। जैसे मैंने, अगर आप इसका एक सर्वे कराया जाए कि कितने लोग शराब नहीं पीते और कितने लोग पीते हैं, और उसमें भी जो टॉप क्लास बिजनेसमैन है, जो टॉप क्लास के पॉलिटिशियन हैं, और अलग अलग फील्ड के जो टॉपर हैं, उन सबसे पूछना कि कोई ना कोई नशा वो जरूर लेते हैं। आप साइंटिस्टों से पूछना, आप हर फील्ड के जो टॉपर हैं उनसे पूछना, किसी ना किसी रूप में वो नशा लेते हैं, राजसिक नशा लेते हैं। तामसिक नशा उनको पसंद ही नहीं आएगा। उनको कहो कि भांग खा लो, वो नहीं खाएंगे। उनको कहो कि धतूरा पी लो, वो नहीं पिएंगे। वो अच्छे से अच्छे ब्रांड की शराब पिएंगे। तो ये लोग अपनी प्लानिंग करते हैं अपने को और आगे, यानी कि मानसिक रूप से ये अब विकसित हो गए, इनका मन विकसित हो गया। जो तामसिक लोग हैं वो शरीर के तल पे जीते हैं, जो राजसिक लोग हैं वो मन के तल पे जीने लगते हैं। उनका मन बड़ी बड़ी प्लानिंग, बड़ी बड़ी योजनाएं, बहुत बड़ी उपलब्धियां, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो कमजोर मिलेंगे लेकिन मानसिक रूप से वो समृद्धशाली मिलेंगे, और यही उनकी समृद्धि है। और जिसके पास ये मानसिक रूप से जितनी समृद्धि है वो उतना ही सफल है। तो ये दो प्रकार के लोग अब फिल्म इंडस्ट्री में कह रहे हैं सब नशा करते हैं, तो ये राजसिक लोग हैं। ये राजाओं जैसा जीवन जीना चाहते हैं। राजसिक मतलब राजसु। बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, ये राजा लोग हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये राजा लोग हैं। और हर क्षेत्र के जो बड़े बड़े लोग हैं ये सब राजा लोग हैं। तो इनका भोजन भी राजसिक होगा। खाएंगे थोड़ा सा लेकिन बनेगा इतना सा। और वो जो तामसिक लोग हैं वो खाएंगे इतना लेकिन बनेगा इतना। आप सोचना, सर्वे करा लो, या अपने जो भी आपका सर्कल है उसमें देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी नशा करे, शराब पिए, लेकिन कहीं बहुत गहरे में देखोगे तो वो नशे में है। और जो लोग शराब नहीं ले रहे, गांजा नहीं पी रहे, या कोई भांग, अफीम और जो भी नशे के पदार्थ हैं वो नहीं खाते, तो वो जो भोजन सामग्री है वो उनकी उस तरह की होगी, उससे उनको तत्व मिलेगा उनका, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, अपरोक्ष रूप से। परोक्ष
क्या कहते हैं, यानी कि सीधा सीधा उनको तो नशा है, और उनको वो थोड़ा पीछे से पर्दे में, सोर्स वही है। सोर्स तो प्रकृति है, प्रकृति से ही सब कुछ बनाया हमने। जो भी आप देख रहे हैं ये नशे के जो पदार्थ हैं, इनको हमने प्रकृति से ही लिया है। जैसे दूध है, अब अगर 10 किलो, मुझे पता नहीं मात्रा क्या होती है, लेकिन 10 किलो अगर दूध से उसका मावा बनाया जाए, जिसको खोया कहते हैं आप लोग, तो वो शायद 2 किलो 2.5 किलो निकलेगा, या उससे कम या उससे ज़्यादा, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर मात्रा देखोगे तो 10 किलो में से निकला कितना, और कम। तो ऐसे ही ये सब जो स्रोत हैं वो तो प्रकृति से हैं, फिर आप उनकी बूंद बूंद करके उसको इकट्ठा करते हो, इसलिए वो महंगा 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 और महंगा होता चला जाता है। देसी शराब का रेट कुछ और है, फिर उससे जो थोड़ी और अच्छी है उसका रेट कुछ और है, और फिर कहते हैं कि लाखों रुपए तक एक एक बोतल की कीमत चली जाती है। ऐसा क्या है, कुछ तो है ना। तो वो बूंद बूंद करके उसको बनाया गया है। और ये जो देसी शराब है ये लीटर्स में बनाई जाती है, 1000 लीटर 2000 लीटर फिर जो और प्रोसेस है मुझे नहीं पता, बड़ी बड़ी मिल हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो नशे का जो आकर्षण है वो तो जन्मजात है, वो तो शरीर की डिमांड है, तामसिक शरीर की डिमांड है, और राजसिक जो है वो मन की डिमांड है, माइंड की, मानसिकता की। और जो सात्विक है वो आत्मा की खुराक है, वो आत्मा की डिमांड है। आत्मा जब आत्मा के तल पे लिविंग हो जाती है तो फिर हम सात्विकता की तरफ बढ़ते हैं। भोजन भी सात्विक, रहन सहन भी सात्विक, वस्त्रों का जो हमारा पहनावा होता है वो भी सात्विक, सब तरफ से वो सात्विकता हम पे छाने लगती है। और कुछ लोगों पे राजसिकता छाने लगती है, कुछ लोगों पे तामसिकता। तो सबके गुण और धर्म अलग अलग हैं, सबके लक्षण अलग अलग हैं, आप खुद इसको देख सकते हैं। तो ये जो इतना विवाद हो रहा है इसमें आप मत उलझना, ये ठीक है, ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब, ये भी राजनीति है, सब मार्केटिंग है, किसी ना किसी रूप में आपसे वो कुछ ना कुछ ले रहे हैं। आप उनके व्यूअर बन रहे हैं तो भी वो आपसे ले रहे हैं, उनको विज्ञापन मिलते हैं, विज्ञापनों से बहुत उनको पैसा मिलता है। अगर जिस चैनल की टीआरपी नहीं है उस चैनल को विज्ञापन नहीं मिलते, या उसका रेट कम मिलता है, टीआरपी के अकॉर्डिंग रेट मिलता है विज्ञापन का, ऐसा मुझे लगता है, मुझे पता नहीं है वैसे। और अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो पहला व्यक्ति जो तामसिक है वो बेहोशी की अवस्था में भी उस मूर्छा को, उस टोटलिटी को, उस कलेक्टिव अनकॉन्शियस को महसूस करता है। अनकॉन्शियस और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस की बात तो नहीं करेंगे अभी। तो वो उस कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का मजा लेता है और उसकी मूर्छा गहरी हो जाती है। जितनी उसके पास मूर्छा है वो कम है तो वो और इकट्ठी करता है और उस समाधि में चला जाता है, जिसे जड़ समाधि कहते हैं। अब ये जो बीच का व्यक्ति है, ये राजसिक, ये दोनों तरफ झूलता है। कभी ये तामसिक हो जाता है, भोग में उलझ जाएगा, कभी ये योगिक हो जाता है, ये योग करेगा, ध्यान करेगा, साधना करेगा, बुद्धत्व चाहेगा, एनलाइटनमेंट चाहेगा, प्रयास प्रयास प्रयास। तो ये बेचारा दोनों तरफ, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, कभी ये जाता है इधर, कभी ये जाता है इधर। यही राजसिक का गुण है, वो ठहरता नहीं है एक जगह, उसका कहीं सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का भी नहीं हुआ, सिकंदर जैसे राजा का भी नहीं हुआ, सम्राट बोलते हैं उसको, है ना, बहुत बड़ा राज्य था उसका और चाहता था। तो राजसिक लोगों का ये है। फिर कभी कभी परमात्मा की कृपा होती है, उसका आशीर्वाद होता है, कोई झटका लगता है और एक झटके में वो राजसिक व्यक्ति सात्विक पे पहुंच जाता है। सात्विकता के द्वार खुल जाते हैं, सत्य के द्वार खुल जाते हैं। फिर धीरे 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 वो कभी इधर आ जाता है, कभी उधर, तो उसकी ग्रोथ होने लगती है, शुरुआत हो गई। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी नशे के यही 3 उपयोग हैं। और मैं आपको बता दूं, भांग
जो है भगवान शिव के साथ उसको जोड़ा गया है, धतूरा भी उनके साथ जोड़ा गया है, और उनको चिलम पीते हुए भी दिखाया गया है, यानी कि वो चरस गांजा, और निश्चित ही वो अफीम भी खा लेते होंगे जब भांग खाते थे तो अफीम में क्या प्रॉब्लम है, या और जो भी माध्यम है उसमें क्या प्रॉब्लम है। हो सकता वो कभी कभी जो उस समय की सुर्रा थी उसका भी सेवन कर लेते होंगे, वो नहीं करते होंगे तो उनके गण जो तामसिक शक्तियों के सम्राट थे उनके इष्ट भी तो भगवान शिव हैं, और जो सात्विक शक्तियों के सम्राट हैं देवता उनके इष्ट भी शिव हैं, और जो कुछ बीच के लोग हैं उनके इष्ट भी शिव हैं। तो इसलिए शिव से तो कुछ अछूता नहीं है, शिव को तो सब कुछ स्वीकार है। ऐसी परंपराएं हैं जहां साधु संत शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, सब तरह की छूट है उनको। गृहस्थियों को तो कुछ भी नहीं मिलता, वो सन्यासियों को सब छूट है, कोई उनके यहां पाप नहीं है। खैर वो हमारा विषय नहीं है आज। तो नशे का आकर्षण तो व्यक्ति का जन्म से है, और मैं कह दूं कि ये शरीर की, मन की और आत्मा की तीनों की जरूरत है। तो तुम कहां जाओगे इससे बाहर। ये जो किसी संत ने मुझे कहा कि ये जो नशे की खोज है ये तो साधु संतों ने की थी, जंगलों में रहते थे और अपना चिलम पी के गुजारा करते थे। तो एक साधु ने मुझे बताया कि ये जो गांजा है, ये जो चरस है, सबसे पहले क्या करती है कि व्यक्ति की भूख खत्म कर देती है, दूसरा उसकी काम वासना खत्म कर देती है। तो ठीक है, साधु संतों के लिए ये ठीक है, भूख भी उनको ना सताए और उनको जो है काम वासना भी ना सताए। और उन्होंने कहा कि फिर हमारी जो लो है वो परमात्मा से लग जाती है। अब ये बड़ी अद्भुत बात है कि हमारी लो परमात्मा से लग जाती है, हमारी सुरती उस परमात्मा से जुड़ जाती है। ये बहुत प्यारी बात है। तो जहां हमारी लिविंग है, जैसा हमारा परिवेश है, जैसे हमारे विचार हैं, ये सुरती वहां जुड़ जाएगी। एक चोर नशे के बाद प्लानिंग करने लगेगा चोरी के, एक व्यापारी प्लानिंग करने लगेगा नशे के बाद अपने व्यापार के, एक राजनीतिक व्यक्ति प्लानिंग करने लगेगा अपनी राजनीति के जो उसके दांव पेच हैं। ऐसे हर व्यक्ति अपनी अपनी प्लानिंग में चला जाता है। तो साधु संतों की क्या प्लानिंग है? उस ईश्वर से जुड़ जाना, उसका साक्षात्कार करना। तो वो लोग उसमें चले जाते थे, ध्यान में और समाधि में चले जाते थे, और ये बहुत आसान है। मन को शांत करने के लिए, चेतन मन को शांत करने के लिए इसका सहारा लिया जाता था। तो वही है, जो तामसिक लोग हैं उनका चेतन मन शांत हो जाता है, अचेतन में चले जाते हैं। जो राजसिक लोग हैं उनका जो ये चेतन मन है ये अवचेतन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो अवचेतन और चेतन मिलके दोनों प्लानिंग करने लगते हैं, अचेतन वहां से हट जाता है। जब निद्रा आ जाए तो अचेतन। लेकिन जो साधु संत हैं, जब वो नशे के साथ उस ध्यान में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो फिर वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं, मन को नहीं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं वो। लेकिन अब ये नशा उन लोगों के हाथों में चला गया जिनके पास कोई ना कोई पॉजिटिव इसका उपयोग नहीं है। नहीं तो इस पृथ्वी पे, इस प्रकृति में कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई पॉजिटिव उपयोग ना हो। दोनों ही उपयोग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, चाहे वो जहर हो चाहे वो अमृत हो। तो अब जब ये ऐसे नादान लोगों के हाथों में पड़ जाता है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग ठीक हैं, वो कितनी भी रोक लगा लो फिर भी वो जाएंगे नशे में। जो जिस तत्व का व्यक्ति है वो उसी तरह का, उसका खान पान, रहन सहन सब कुछ वैसा हो जाएगा, दिनचर्या, रात्रिचर्या सब उसकी वैसी हो जाएगी। तो ये चलेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। ये जो टीवी पे आए दिन शोर शराबा चल रहा है ये थोड़े दिन में जरूर शांत हो जाएगा।
और सरकारें जानती हैं कि लोगों को जितना नशे में रखोगे उतना तुम बार बार उनका उपयोग कर लोगे। अगर वो जाग गए तो फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हटा देंगे। इसीलिए तो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, चुनाव क्षेत्र होता है, उसमें डिपेंड करता है कि कैसी जनता रहती है, कैसे लोग रहते हैं, वो वैसे ही व्यक्ति को चुन के भेजते हैं। आप देख लेना कहां से कौन आता है, वहां के व्यक्तियों की मानसिकता के बारे में उस एक व्यक्ति जो उनका प्रतिनिधित्व करता है उससे पता चल जाएगा। तो ये कभी बंद होगा नहीं, प्रकृति में इसके सोर्स हमेशा बने रहेंगे। और जब यहां इस पे इतना बैन है तो फिर ये दूसरे दूसरे देशों से तैयार करके भेजी जाती है। हमारी सरकार चाहे तो इसे एक दिन में रोक सकती है। बाहर से जो स्मगलिंग होके ड्रग्स आती है, जिसको कह रहे हैं वो पाकिस्तान के थ्रू आती है, वो बांग्लादेश के थ्रू आती है, वो नेपाल के, वो पंजाब बॉर्डर पे आती है, वो राजस्थान पे, आए दिन समाचार चैनल यही सब सुनाते रहते हैं। तो इसको जब चाहे सरकार रोक सकती हैं, लेकिन मजबूरी है कि ये नशा करने वाले लोग जिस दिन ये कह दिया कि ठीक, आप जैसे कोरोना वायरस को लेके कह दिया सरकार ने कि सब कुछ खुलेगा, कितना बड़ा खतरा है कोरोना, नशा इतना खतरा नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि अब सब कुछ खुलेगा, आपको स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो अगर किसी दिन सरकार कह दे कि फैक्ट्रियां बनाए बिना रोक टोक के शराब, अभी तो उनकी परमिशन से बनती हैं जिसको परमिशन देते हैं, लेकिन अगर ये हो जाए तो ये स्मगलिंग बंद हो जाएगी। भारत में सब कुछ है, भारत सोने की चिड़िया है। मैं मान लेता हूं कि नशा कोयला है, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उपयोग के ऊपर है अच्छा और बुरा। तो जिनको उपयोग नहीं मालूम उनके लिए ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि कोयले में ही हीरा तैयार होता है और कमल में ही कीचड़ में ही कमल खिलता है। कोयले में ही हीरा तैयार होता है और कीचड़ में ही कमल खिलता है। माफ करना, जरा शब्द आगे पीछे हो गए थे। तो आगे पीछे शब्दों का होना मतलब गुड़ का गोबर हो जाना। तो इसलिए इन सब चीजों पे ज्यादा हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूज देखनी है तो किसी अच्छे न्यूज चैनल पे देखो। ये जो सुबह से शाम तक चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई गुंडे मवाली बहुत कर्कश आवाज में। एक पत्रकार को, रिपोर्टर को बहुत शालीन होना चाहिए। ठीक है, मुद्दों को उठाना चाहिए, विद्रोही स्वभाव भी होना चाहिए, लेकिन शालीनता भी तो होनी चाहिए। तो खैर, तो नशे का आकर्षण तो रहेगा ही रहेगा। इसका कारण मैंने बता दिया। ये प्रकृति का गुण और धर्म है और आप प्रकृति से अलग नहीं है। किसी ना किसी रूप में नशे का सेवन रहेगा। तो आज ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो गया। अरे भाई, छोटे से छोटे गांवों में, झुग्गी झोपड़ियों में, महलों में, कोठियों में, फ्लैटों में, बस्तियों में आप चले जाओ, सब जगह नशा है। और ये लोग तो इतना पैसा कमा रहे हैं, इन्हें तो उड़ाने का हक है, लेकिन वो आदमी भी नशा कर रहा है जो मुश्किल से रोटी कमाता है। उस पे नजर क्यों नहीं है? वहां क्यों नहीं चिल्लाते चीखते हो? वहां सरकार को क्यों नहीं दबाव बनाते कि कौन यहाँ सप्लाई करता है, क्यों ये पीते हैं? वहां तो मैंने सुना है कि इलेक्शनों में शराब बांट दी जाती है। क्या मतलब है इसका? और आप नशे के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। चलाओ, बहुत शुभ है, या तो इसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ दो। वो उखाड़ नहीं सकती क्योंकि ये प्रकृति से उपजा है। अगर आर्टिफिशियल तरीके से कोई चीज बनाई जाए तो उसको खत्म किया जा सकता है, इसको आप खत्म नहीं करते। आप कभी दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाएं और इस पूरे एरिया में गंगा और यमुना के बीच में सड़क के किनारे भांग जम जाती है, खेतों में भांग जमती है। मैंने किसानों से पूछा, क्योंकि मेरा परिवार भी किसान परिवार है, मैं किसान परिवार से ही हूँ, तो मैं देखता हूँ खेतों के आसपास वो उग जाती है। तो मैं पूछता हूँ कभी किसी ने बीज डाले होंगे इसके? बोले नहीं। कौन डालेगा इसके बीज?
कुछ चीज़ें प्रकृति में अपने आप पनप जाती हैं। और लोग कहते हैं शंकर जी की बूटी है। अब शंकर जी को कैसे मना करोगे? शंकर जी के भक्तों को कैसे मना करोगे? वो तो भांग की पत्ती चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, वो तो धतूरा भी चढ़ाएंगे शिव पे। कैसे रोकोगे आप? नहीं रोक पाओगे। लेकिन फिर भी अगर प्रयास किया जा रहा है तो करके देख लेना चाहिए, और अच्छा प्रयास है जो कि सफल नहीं हो सकता। तो सोचो कि बाहर के मुल्क हमें क्यों लूट रहे हैं। बाहर के मुल्क उनमें केमिकल मिला के, जहर मिला के भारत में भेज रहे हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे लोग बीमार हो रहे हैं उस नशे से। तो उनकी सोचने समझने की शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं, उनकी शारीरिक शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। तो अगर कुछ करना ही है तो उस पे करो ना, कि वो बाहर से ना आए। हमारे यहाँ सब कुछ है, आप एक बार थोड़ा इशारा करो। अभी कुछ संगठन, मेरी एक परिचित हैं प्रिया मिश्रा, और उनका यूट्यूब चैनल है। वो क्या बोलती हैं अपने आप को, जैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही उन्होंने भी कुछ नाम बताया था मुझे। प्रिया मिश्रा, आप उनका चैनल है यूट्यूब पे, देख लेना। वो इस पे मैरिजुआना पे, गांजा पे रिसर्च कर रही हैं और गवर्नमेंट्स के साथ फाइट कर रही हैं कि आप इसकी परमिशन क्यों नहीं देते, खेती करने की इजाज़त क्यों नहीं देते। और वहाँ बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं कि जो आपको विदेशों में ये सब ऑथराइज कर दिया है, उन्होंने खेती को ऑथराइज कर दिया है। वहाँ के किसान बहुत पैसा कमा रहे हैं। आप सोचो ये ड्रग्स कितनी महंगी है और आपका गेहूं चावल कितना महंगा है। इसलिए वो खेती कर रहे हैं तो किसी ना किसी रास्ते हमारे यहाँ भेजते हैं। हम कंज्यूमर हैं, वो सप्लायर हैं। तो जब हम उस प्रोडक्ट को खुद पैदा कर सकते हैं, और कुछ जगह सरकार देती है, अफीम की खेती की इजाज़त देती है, भांग की खेती की इजाज़त भी देती होगी, क्योंकि आयुर्वेद में काफ़ी औषधियों में भांग का प्रयोग होता है। तो इस पे चिंतन करना चाहिए, और अब जो सरकार है ये कर सकती है। प्रधानमंत्री के अगर दिमाग में ये बात बैठ गई। अभी वो जो लड़की है प्रिया मिश्रा, उसने मुझे कहा कि योगी जी से उसकी बात चल रही है, उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में परमिशन मिलने वाली है, ऐसा उसने कहा। कोई सबूत नहीं है इस बात का कि कल कोई हंगामा खड़ा कर दे इस बात को लेके, मुझसे बातचीत में उसने कहा। और आई थिंक वो बहुत बोल्ड लड़की है, और आप उससे बात करेंगे तो वो एक एक बताएगी किस मंत्री से उसकी बात हुई, किस सरकारों से उसकी बात चल रही है, पूरे आंकड़े हैं उसके पास। अद्भुत खोज है उस लड़की की। शिव भक्त है वो लड़की, और बहुत धड़ल्ले से बोलती है कि हाँ मैं इसके पक्ष में हूं। तो चिंतन इस बात पे करना चाहिए। चिंतन इस बात पे ना करो कौन सप्लाई कर रहा है, कौन पीछे है, कौन सेवन कर रहा है। सारी दुनिया इसका सेवन कर रही है, किस किस को रोकोगे। तो यथार्थ को यथार्थ की तरह समझो, यही समय की मांग है। वरना इस नशे के, अगर आपने एक आंदोलन छेड़ दिया कि नशे को समाप्त करना है, तो ये सरकार को समाप्त कर देंगे लोग, नशा समाप्त नहीं होगा। ये भविष्यवाणी समझ लीजिए आप। जो सरकार भी नशे को उखाड़ फेंकना चाहेगी, जड़ से खत्म करना चाहेगी, वो सरकार खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि 5 साल बाद यहां जनता को मौका मिलता है और वो आपके पक्ष और विपक्ष में चली जाती है। फिर आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जनता क्या चाहती है उसको भी सोचो, उसको भी जानो। क्यों हर व्यक्ति को आपने चोर बना दिया, अपराधी बना दिया? फिर बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, बियर है, ये सब आप खुलेआम बेच रहे हो, लाइसेंस दे दे के बेच रहे हो। तो अगर ये जायज़ है तो फिर गांव का गरीब आदमी अगर वो भांग को रगड़ के उसमें से कुछ वो निकालता है और फिर उसको बीड़ी सिगरेट में डाल के पी लेता है, तो उसने क्या अपराध कर दिया? अगर एक गांव का सीधा साधा व्यक्ति भांग घोट के भांग की गोली खा लेता है, तो उसने क्या अपराध कर दिया? अगर कोई ऐसा व्यक्ति अपने घर में ही शराब को तैयार कर लेता है अपने लिए, मैं तो कहूं दो परमिशन बेचने के लिए भी। जब हम घर में पैदा किया हुआ दूध बेच सकते हैं, लस्सी बेच सकते हैं, चाय बना के बेच सकते हैं, तो बनाने दो उनको। तो ऐसा सुना है राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में कुछ लोग अपनी खुद तैयार करते हैं, उनको प्रोसेस मालूम है।
और वो अपनी बनाई हुई शराब ही पीते हैं, उसको देसी भी कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उसकी तो बात ही अलग है, वो तो अमृत है। और अभी तो नहीं है, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में हुक्का चलता है। हरियाणा में तो अभी भी चलता है, उत्तर प्रदेश में अब काफ़ी कम हो गया, क्योंकि यहाँ बीड़ी सिगरेट पे चले गए लोग। तो वो हुक्के में जो तम्बाकू डलता था, उसकी खेती होती थी, बाज़ार में उसकी पत्तियाँ मिलती थी, फिर उसको बारीक बारीक कूटा जाता था, खुद हाथ से कूटते थे बड़े बुजुर्ग, सीरा मिलाते थे उसमें और उसको तैयार करते थे। और मैं समझता हूँ बहुत हैवी नशा है, तो कैसे सरकार उसको बंद कर देगी? बीड़ी को कैसे बंद कर दोगे? बीड़ी भी तो नशा है। सिगरेट को कैसे बंद कर दोगे? सिगरेट में भी नशा है। चाय को कैसे बंद कर दोगे? चाय में भी नशा है। कॉफ़ी को कैसे बंद करोगे? कॉफ़ी में भी नशा है। बियर को कैसे बंद करोगे? और जो शराब की दुकानें खुली हुई हैं, इन्हें कैसे बंद करोगे? तो फिर इस बेचारी भांग ने, जिसे शास्त्रों में विजया कहा, हमेशा जो विजय होती है, जिसकी कभी हार नहीं होती, और ये सब बातें मुझे प्रिया मिश्रा ने बताई कि इसको विजया कहा गया है शास्त्रों में, संस्कृत में इसको विजया कहते हैं। तो इसका तो बहुत प्राचीन समय से, हमारे ऋषि मुनियों के समय से प्रयोग होता आ रहा है विजया का। तो आपने और चीजें तो बना ली, क्योंकि विजया आप उतनी पैदा नहीं कर सकते। शराब जितनी चाहे बना के बेच सकते हो, पैसा आएगा, लेकिन विजया आप नहीं पैदा कर सकते। वो तो प्रकृति का उपहार है। वो तो एक समय आएगा, मौसम आएगा, उस मौसम में वो उग जाती है। और देखना, सावन में ही उसकी लहर होती है, सावन में ही वो भरपूर यौवन में होती है। और सावन पूरा शिव का मास है, और सबसे ज़्यादा उसका सेवन, जो अगर आप एवरेज निकालोगे पूरे साल में, तो सावन में होता है। कैसे रोक लोगे? सबको मालूम है, जितने कावड़ लेने जाते हैं लोग, 99% जो भी उसमें कावड़ियाँ हैं, वो किसी ना किसी रूप में नशे का सेवन करते हैं। शिव भक्त हैं वो, सरकारों को मालूम है, उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, उन पे फूल बरसाए जाते हैं। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि वो शिव भक्त हैं। उनकी वाइब्रेशन, उनका अध्यात्म, उनकी वो भक्ति से पूरा देश लाभ उठाता है। तो बहुत कुछ कहने को है। तो नशे का आकर्षण क्यों है, ये मैंने अपने थोड़े से जो मेरे भाव थे, बहुत संक्षेप में आपको बताने के लिए आज कोशिश की है। इस पे हम लोग बड़ी बड़ी चर्चाएं हो सकती हैं, और सरकारों को डिबेट करनी चाहिए टीवी चैनल्स पे। ये हमारे मूल जो झगड़े हैं या मूल जो आवश्यकताएं हैं, उनमें से एक है। अगर आदमी की आवश्यकता रोटी की है, तो आदमी के शरीर की आवश्यकता नशे की भी है। अगर आदमी के मन की आवश्यकता बहुत तरह तरह के भोग भोगने की है, तो आदमी के मन की आवश्यकता नशे की भी है। और अगर सात्विक व्यक्ति सात्विकता में जीना चाहता है, तो सात्विक नशा भी उपलब्ध है। ये जो गांजा है, ये जो भांग है, ये जो आपका, ये दो शब्द ही हैं अब हमारे यहाँ। तो ये चरस वरस पता नहीं मुझे यहाँ के हैं या बाहर के हैं, लेकिन गांजा और भांग ये सात्विक नशे हैं। किसी को यकीन ना हो तो करके देख लेना। शराब जो है वो तामसिक और राजसिक नशा है। दोनों का प्रयोग करके देख लेना, कोई बुराई नहीं है। चलिए, अब ज़्यादा कुछ बोल गया तो हंगामा हो जाएगा, और हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। किसी की कोई निंदा करना मेरा मकसद नहीं है, ना ही किसी मीडिया की, ना ही किसी राजनीतिक लोगों की, ना ही किसी सामाजिक लोगों की। लेकिन हमें चिंतन करना चाहिए, आम आदमी को भी करना चाहिए। जिस दिन भारत की 90% जनता ये कहेगी हाँ ये हमारी आवश्यकता है, उस दिन सरकारों को लीगल करना पड़ेगा। प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं ये। खेती की भी परमिशन देनी पड़ेगी जिस दिन लोग चाहेंगे तो। लेकिन लोगों में सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, कभी विचार ही नहीं करते। बस जैसे भेड़ को एक आदमी हाँकता रहता है डंडा लेके, और वो सब एक तरफ चलती हैं, ऐसे ही हम लोग हैं, कभी चिंतन नहीं करते। विद्रोह ऐसे ही पैदा होता है, ऐसे ही मुद्दों पे होता है। और अगर आप कहें तो मैं तैयार हूं झंडा उठाने के लिए। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इससे ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। ओम नमः शिवाय।